नमस्ते मित्रों, एएमजी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एएमजी परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मां भगवती और मां शारदा को प्रणाम करते हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान जो रिट का जो सिलेबस चेंज हुआ है, जो रिट का सिलेबस चेंज हुआ उसमें अपन को पहला जो टॉपिक है, एक अच्छा टॉपिक दिया इन लोगों ने, अक्षांश और देशांतर। टॉपिक का नाम है अक्षांश और देशांतर। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, सिंपल वाई में समझिएगा, आराम से समझ में आएगा। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश ऑब्लिक देशांतर, दोनों बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, रिट का नया सिलेबस में डाले गए हैं। अक्षांश और देशांतर, इसको इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं, लैटिट्यूड। इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड, और इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड, इसको लैटिट्यूड कहते हैं, इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। अक्षांश और देशांतर बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। सेकंड ग्रेड में भी ये टॉपिक आता है, हर बार आया हुआ। जो भी आपका कन्फ्यूजन है, सारी चीज़ें आज डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में हम लोग अक्षांश और देशांतर को पढ़ रहे हैं। पहली चर्चा हम लोग करेंगे अक्षांश और देशांतर की, तो उसमें पहला अपन पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं। पहला कौन सा पढ़ेंगे? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश कहते किसको हैं और इसका डायग्राम कैसा होता है? पहला पढ़ेंगे भैया लॉन्गिट्यूड, पहला है लैटिट्यूड। पहला पढ़ेंगे लैटिट्यूड, पहला पढ़ेंगे हम लोग लैटिट्यूड। पहला लैटिट्यूड की हम जो चर्चा करें, लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, अक्षांश उसे कहते हैं, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा ये होती है जिसका नाम है भूमध्य रेखा। ये इस प्रकार से और इस प्रकार से घूमते एक वृत्त का निर्माण करती है, इस प्रकार से। यह कहलाती है 0 डिग्री या भूमध्य रेखा। 0 डिग्री कह दो या इसको नाम कह सकते हैं भूमध्य रेखा। अक्षांश की समझ में आ रही? भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर मानते हैं, ये मान लेते हैं 50 डिग्री रेखा है, जिसका नाम देंगे 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। कल्पना कर रहे हैं एक मिनट के लिए, मान लेते हैं ये भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर है, तो भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर होने वाली रेखा को मान लेते हैं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला, अगर ऐसी दक्षिण में एक रेखा हो इस प्रकार से, यह भी 50 डिग्री हो, तो इसका नाम देंगे 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। अगर ये कल्पना कर रहे हैं कि भूमध्य रेखा क्या कर रही है, दो काम कर रही है। एक तो काम कर रहा है उत्तरी गोलार्ध, ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? उत्तरी गोलार्ध कहलाएगा, और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। आगे बातें समझ में। उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। ये भूमध्य रेखा का काम है। आगे बातें समझ में। अब इसकी थोड़ी परिभाषा की तरफ हम लोग चलें। अगर अक्षांश की परिभाषा देखें तो परिभाषा देखिएगा, अक्षांश की परिभाषा। अक्षांश की पहली चर्चा करेंगे हम परिभाषा, और परिभाषा से ही सारी चीज़ें बनती हैं। अक्षांश की परिभाषा की हम लोग चर्चा करें तो पहली परिभाषा देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। जो उत्तर, या ऐसे कह सकते हैं पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। आगे बातें समझ में। पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी अक्षांश कहलाएगी। अब देखो, चर्चा करते हैं किस प्रकार की परिभाषा है। पृथ्वी के केंद्र, ये पृथ्वी का केंद्र हो गया,
पृथ्वी का ये सेंटर हो गया। पृथ्वी के केंद्र से एक रेखाएं इस प्रकार से खींची जाए, इसको कहा जाता है 1 डिग्री देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा। यहां से इस प्रकार से एक और खींची जाए, इसको कहते हैं 2 डिग्री अक्षांश रेखा। यहां से इस प्रकार से खींची जाए 3 डिग्री अक्षांश रेखा, और अंत में ध्रुव पे जाएं 90 डिग्री अक्षांश रेखा। अंत में ध्रुव पे जाएं 90 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। इसी प्रकार भूमध्य रेखा के दक्षिण में देखें, इस प्रकार से देखा जाए 1 डिग्री रेखा। यहां से इस प्रकार से खींची जाए 2 डिग्री रेखा, और अंत में ध्रुव पे जाए 90 डिग्री रेखा, या 90 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर और चर्चा करते हैं, यहाँ पर अगर और चर्चा की बात करें तो और चर्चा भी देखिएगा। ये टोटल जो व्रत होता है 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। और 360 में से पृथ्वी की टोटल परिधि का 1/4 भाग इधर होता है, और टोटल परिधि का 1/4 भाग इधर होता है। इसका मतलब देखिएगा कि 360 का 1/4 उत्तरी गोलार्ध में है। इसका मतलब 90 रेखाएं, यहाँ पर 90 जो देशांतर रेखा है, 360 का 1/4 भाग ही दक्षिणी गोलार्ध में है। इसका मतलब 90 रेखा यहाँ पर है। तो समझिएगा कि भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 1/4 भाग, और भूमध्य रेखा के दक्षिणी गोलार्ध में 1/4 भाग। तो 90 और 90 हो गए 180। 90 और 90 कितना हो गया? 90 इधर, 90 उत्तरी गोलार्ध, और 1 हो गया भूमध्य रेखा। तो टोटल अक्षांशों की संख्या हो गई 181। टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो गई? 181 हो गई। लेकिन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों रेखा ना होकर एक बिंदु है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों रेखा ना होकर एक बिंदु है, इसलिए इसमें से 2 माइनस कर देते हैं। इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की संख्या तो आ गई 179, जबकि अक्षांशों की संख्या आ गई 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, अक्षांशों की संख्या 181, क्योंकि दोनों ध्रुवों मात्र एक चाप के रूप में होते हैं, ना कि रेखा के रूप में। इस कारण से अक्षांश को ये कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी, पृथ्वी के केंद्र से कोण बनाते हुए हम लोग उत्तर और दक्षिण चलेंगे। 90 का कोण बनेगा उत्तर और 90 का कोण बनेगा दक्षिण। इस प्रकार से उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ओर 90-90 के एंगल बनते हैं। इसलिए अक्षांश रेखाओं की टोटल जो संख्या होती है वो होती है 179। आ गई बात समझ में? थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। अक्षांश रेखाएं ताप को इंगित करती है। किसको इंगित करती है? ताप को। इसका उपयोग मान लेते हैं एक प्रकार का, अक्षांश रेखाओं से ताप का उपयोग किया जाता है। जैसे 23.5 उत्तर और 23.5 दक्षिण के मध्य का जो क्षेत्र मान लेते हैं कि ये तो हो गई कर्क रेखा 23.5 डिग्री, और ये हो गई मकर रेखा, ये भी 23.5 डिग्री। इन दोनों का जो बीच का आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसे क्या कहते हैं भैया? उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब अक्षांश रेखाएं ताप कटिबंध को इंगित करती है, या 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य का क्षेत्र कटिबंध या जोन कहलाता है। आ गई बातें समझ में? तो अक्षांश की परिभाषा सीखा, अक्षांश क्या चीज है, अक्षांश कैसे उपयोग किया जाता है, अक्षांश का उपयोग कौन सी जगह किया जाता है।
ताप को इंगित करती है, अक्षांश रेखाएं ताप को इंगित करती है, या कटिबंध या जोन को इंगित करती है। आगे बात है समझ में। अब इसके बाद में थोड़ी इसकी परिभाषा देखेंगे, या इसकी परिभाषा के बाद में इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं। यहां से सेकंड ग्रेड में पहले 2016 में भी क्वेश्चन आ चुका है। महत्वपूर्ण विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण विशेषताओं में देखेंगे भैया, महत्वपूर्ण विशेषता बड़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इनको बड़ी आराम से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और मोस्ट भी हैं। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और हमेशा क्वेश्चन आए भी हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको बड़ी बारीकी से समझिएगा। डायग्राम के माध्यम से मैं केक का उपयोग आप लोगों को समझा दूंगा। पहला देखते हैं, अक्षांश रेखाएं समदूरस्थ होती है, समदूरस्थ होती है। पहली बात आप चर्चा करिएगा, अक्षांश रेखाएं समदूरस्थ होती है। इसका मतलब अक्षांश रेखाओं की हम चर्चा करें तो इस प्रकार से जो अक्षांश रेखा हम खींचते हैं, यह अक्षांश रेखा घूम के इधर आ गई, इसके बाद में दूसरी अक्षांश रेखा इसके आगे आएगी, इस प्रकार से घूमते हुए एक चक्कर के रूप में आपको दिखाई देगी। अर्थात दोनों अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, या दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, या अक्षांश रेखाएं समदूरस्थ होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? समदूरस्थ होती है, या दो अक्षांश रेखाओं के मध्य समदूरस्थ होती है, या इनके मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। समदूरस्थ का मतलब ये समान दूरी पर होती है। एक दूसरे से जो अक्षांश रेखाएं आपको इस प्रकार से मान लेते हैं, तो यहाँ से इस प्रकार खींचते हैं, फिर इस प्रकार खींचते हैं, या इसमें से ये मान लेते हैं अपन लोग, इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से खींची जाती है, इस प्रकार से खींची जाती हैं, इस प्रकार से। ये अक्षांश रेखाएं, ये सारी क्या कहलाएगी? अक्षांश रेखाएं। ये अक्षांश रेखाएं कहलाती है, ठीक है। एक दूसरे से समदूरस्थ खींची जाती है। बड़ा महत्व, पहली लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, अक्षांश रेखाएं समदूरस्थ होती हैं। पहली हम चर्चा कर लें, दूसरी हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, दूसरी हम चर्चा करें तो देखो, दूसरी में हम चर्चा कर रहे हैं, दूसरी विशेषताओं में चर्चा करेंगे। अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची जाती है। अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची जाती है। अक्षांश रेखाओं की पूरब पश्चिम का मतलब ये मान लेते हैं ग्लोब है, ये उत्तर भाग हो गया, ये दक्षिणी भाग हो गया, ये पश्चिमी भाग हो गया, और ये पूर्वी भाग हो गया। तो अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं। ये पूरब से पश्चिम खींची जा रही हैं। अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची जाती है। इस प्रकार से खींची जाती अक्षांश रेखाएं। दूसरी विशेषताओं की हमने चर्चा की। अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं। आ गई बात समझ में? दूसरी विशेषता हम लोगों ने कर ली। तीसरी विशेषता की ओर चर्चा करें। तीसरी विशेषता की ओर देखते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। सभी अक्षांश रेखाएं दीर्घवृत्त होती है। सभी अक्षांश रेखाएं दीर्घवृत्त का मतलब पूर्ण वृत्त होती है। ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पूर्ण वृत्त होती है। सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं।
सभी अक्षांश रेखाएं पूर्णवर्त होती हैं। आगे बात समझ में। लेकिन सभी अक्षांश रेखाएं पूर्णवर्त होती है, ये आप लोगों को ध्यान, पूरा वृत्त होती है। देखिएगा यहां से आप लोगों ने देखा इस प्रकार से घूम रही, इस प्रकार से घूमने के बाद इस प्रकार से एक वृत्त होता है जिसको पूर्णवर्त के नाम से जाना जाता है। सभी अक्षांश रेखाएं पूर्णवर्त होती हैं। उसके बाद में अगली हम डिटेल देखेंगे, अगली तीसरी डिटेल देखेंगे भैया, चौथी, भूमध्य रेखा व्रत होती है। भूमध्य रेखा होती है वो वृत्त व्रत होती है, या अक्षांश जो भूमध्य रेखा है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। अगला देखिए, या भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश होता है। या भूमध्य रेखा सबसे बड़ा अक्षांश होता है। आ गई बातें समझ में। ये 3-4 विशेषताएं हम लोगों ने देख ली। प्रथम, सभी अक्षांश रेखाएं पूर्णवर्त होती है। उसके बाद में भूमध्य रेखा की बात करें हम लोग तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? भूमध्य रेखा होती है। अगला जो टॉपिक हम 5वें नंबर की चर्चा करें, 5वें नंबर की हम जाकर चर्चा करेंगे तो देखते हैं भैया, सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होने का मतलब हो गया कि एक दूसरे से समदूरस्थ होगी, वहीं समांतर हो गया। इसका मतलब हो गया यहाँ से समान इस प्रकार से ये दिखाई देगी आपको, जो आपको ये दिखाई दे रही समांतर दिखाई देगी। एक दूसरे के समदूरस्थ का मतलब समांतर भी होती हैं। अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। आ गई बात समझ में। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती है? समानांतर होती है। एक विशेषता और देखेंगे अपन लोग 6ठे नंबर की, भूमध्य रेखा और ध्रुवों को छोड़कर सभी अक्षांश रेखाएं लघुवृत्त होती हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि भूमध्य रेखा और ध्रुवों को छोड़कर सभी अक्षांश रेखाएं लघुवृत्त होती है। सभी अक्षांश रेखाएं कैसी होती है? लघुवृत्त होती है। ये भैया अपन ने 6 विशेषताएं देखी। अक्षांश रेखाओं की 6 विशेषताएं हैं। परिभाषा देखा, उपयोग देखा, उसके बाद में इनकी विशेषताएं देखी। विशेषताएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। विशेषताओं से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। विशेषताओं से क्या आते हैं? क्वेश्चन आते हैं। आप बार बार यहाँ से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी पूछा जाता है और फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जाता है, रिट में भी ये टॉपिक जुड़ चुका है। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस है विशेषताओं से, और हमेशा विशेषताओं से क्वेश्चन आए हैं। आज तक भी क्वेश्चन विशेषताओं से आए हैं और आज भी विशेषताओं से पूछे जा रहे हैं। तो 6 आपको विशेषताएं बताई, परिभाषा बताई, इसके बाद में इसका उपयोग बताए। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिएगा आराम से, बड़ी बारीकी से। उसके बाद में हम लोग इनके बारे में चर्चा और ऑफलाइन में कर लेंगे। अगला जो टॉपिक अपना चल रहा है उसके बाद में होगी देशांतर। उसके बाद में अगली जो विशेषताएं हैं वो है देशांतर रेखाएं। देशांतर लॉन्गिट्यूड, एक तो होता है लैटिट्यूड और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, एक लैटिट्यूड किया, एक लॉन्गिट्यूड किया। तो लॉन्गिट्यूड या देशांतर रेखाओं की हम चर्चा करें, पहले हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा को। तो देशांतर रेखाओं की हम चर्चा करें, उत्तरी ध्रुव से
दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, ये उत्तरी नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और जो सारी आपको दिखाई दे रही है ये रेखाएं हैं भैया देशांतर रेखाएं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर कहलाती हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिला रहे हैं, ये सारी जो देशांतर रेखाएं खींचेंगे, इसके पूरब की ओर पश्चिम की ओर भी 180 होगी, दक्षिण और पूरब की ओर भी 180। यहाँ से एक रेखा गुजरती जिसका नाम है 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। ये लंदन की सौर वेधशाला से गुजारी गई है, लंदन की सौर वेधशाला से गुजारी गई हैं। यह 0 डिग्री कहलाती, 0 डिग्री प्राइम प्रधान रेखा। इसके इधर 180 भाग, इसके इधर 180 भाग। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मैं बता दूंगा कहाँ से बनता है। तो देशांतर रेखा के इधर का बड़ा भाग पश्चिमी गोलार्ध और इधर बड़ा भाग कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। इधर बड़ा भाग पश्चिमी गोलार्ध और इधर बड़ा पश्चिमी और इधर बड़ा पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। तो ग्रीनविच रेखा लंदन की सौर वेधशाला से गुजारी गई हैं। और देशांतर रेखाओं का काम क्या है? देशांतर रेखाओं से उपयोग की हम चर्चा करें, उपयोग की हम देशांतर रेखाएं से समय की गणना की जाती हैं, समय की गणना की जाती है। देशांतर रेखाओं से समय की क्या की जाती है? गणना की जाती है। देशांतर रेखाओं से एग्जिट जो समय निर्धारण किया जाता है उसकी गणना की जाती है। ठीक है, और चर्चा करते हैं आगे, विशेषताओं की चर्चा करते हैं। देशांतर रेखाओं की विशेषता, देशांतर की विशेषताओं की हम चर्चा करें, हम विशेषताओं की चर्चा करें तो देखिएगा ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है। एक एक लाइन को आप बड़ी बारीकी से समझिएगा, एक एक लाइन को आप बड़ी बारीकी से समझिएगा। इसके बाद में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद में मैं विस्तृत चर्चा भी इसमें करूँगा। देखो, पहला है सभी देशांतर रेखाएं अर्धवर्त होती है। सभी देशांतर रेखाएं अर्धवर्त होती है। देखिए कैसे, ये मान लेते हैं ग्लोब है, यहां से इस प्रकार से खींची गई है, ये क्या कहलाया? अर्धवर्त। अर्धवर्त क्या कहलाया? एक ही रेखा खींच रहे हैं इस प्रकार से, मान लीजिए इस प्रकार से, ये यहां से एक रेखा खींची, ये कैसा वर्त है? अर्धवर्त। एक वर्त अपन को दिखाई दे रहा, एक वर्त पीछे की तरफ है, तो इसलिए सभी देशांतर रेखाएं क्या होती है? अर्धवर्त होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है वो। अक्षांश रेखाएं क्या देखी थी अपन लोगों ने? पूर्णवर्त है। और देशांतर रेखाएं क्या है? अर्धवर्त है। आ गई बातें समझ में? दूसरी लाइन आप लोग देखिएगा, अर्धवर्त का मतलब समझ में आ गया, ये अर्धवर्त कहलाता है। आधा व्रत, अर्धवर्त का मतलब हो गया आधा व्रत। पहली विशेषता हम लोगों ने देखी कि सभी देशांतर रेखाएं अर्धवर्त होती है। अगला देखो, दूसरी विशेषता की हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरी विशेषताओं की हम चर्चा करें तो दूसरी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। एक अर्धवर्त के विपरीत, एक अर्धवर्त के विपरीत
सभी देशांतर रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है, पूर्ण वृत्त बनाती है। सभी देशांतर रेखाएं एक अर्धवृत्त के विपरीत सभी देशांतर रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती है। जैसे मानिएगा, ये लाइन को समझिए, ये मान लेते हैं इस प्रकार से, एक लाइन यहां खींच दी, पीछे हमको दिखाई दे रहा है, ये लाइन पीछे खींच रहा हूं लेकिन आपको बोर्ड पे क्या आगे दिखाई देती है। ये 2 डायमेंशन है, जबकि ग्लोब 3 डायमेंशन होता है। अब एक वृत्त ये हो गया कि सभी देशांतर रेखाएं क्या होती है, अपन लोगों ने यहां देखा कि सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। लेकिन दूसरी लाइन में हम लोगों ने देखा कि एक अर्धवृत्त के विपरीत, विपरीत का मतलब पीछे, एक अर्धवृत्त के बीच पीछे सभी देशांतर रेखाएं पूर्णवर्त बन जाती हैं। पूर्णवर्त बनती हैं तो एक देशांतर, ये इसके पीछे में खींच रहा हूं, ये 2 डायमेंशन है, इस प्रकार से जब खींचेंगे हम लोग तो यह पूर्णवर्त कहलाएगी। देखो ये पूर्णवर्त हो गया, ये देखो पूर्णवर्त हो गया। आ गई आपको बात समझ में? तो एक अर्धवर्त के विपरीत अगर कोई देशांतर रेखा हम खींच दें तो वह क्या बन जाती है? पूर्णवर्त बन जाती है। एक अर्धवर्त के पीछे जब कोई रेखा खींच दे तो इस रेखा को क्या कहते हैं? पूर्णवर्त बन जाती है। आ गई बातें समझ में? अगला देखिएगा, अगला देखेंगे हम लोग। तो देखो भैया, दूसरा देखते हैं, सभी देशांतर रेखाएं सभी देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती है। शायद सेकंड ग्रेड 2016 में क्वेश्चन आया है। इस वीडियोज को आप देखने के बाद में सेकंड ग्रेड में जो क्वेश्चन आया उसको आराम से आप हल कर लीजिएगा, आराम से हल हो जाएगा, आराम से हल हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस सारी परिभाषा, इनकी विशेषताएं हैं। अक्षांश की विशेषता 6 विशेषताएं देखी, देशांतर की हम लोगों ने विशेषताएं देखी, तो 3 दूसरे के बाद में तीसरी विशेषता हम किसकी देख रहे हैं? तो सभी देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं, सभी देशांतर रेखाएं, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से मैं समझा रहा हूं। अक्षांश रेखा इस प्रकार से खींची जाती है और देशांतर रेखा इस प्रकार से खींची जाती है। जो यहाँ एंगल बनेंगे वो कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री। इस कारण से इसको क्या नाम दिया? समकोण। इस प्रकार से सभी देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती हैं। सभी देशांतर रेखाएं अक्षांश रेखाओं को समकोण पर काटती हैं। अगला, दूसरी तरफ हम चर्चा चल रहे हैं, चौथी विशेषता की तरफ देंगे। देखिए भैया, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोरे कहलाता है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र गोरे कहलाता है। मान लेते हैं ये ग्लोब है, एक देशांतर रेखा ये हो गई, एक देशांतर रेखा ये हो गई, और इन 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये कहलाता है गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोरे कहलाता है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? गोरे कहलाता है। ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाएगा? गोरे कहलाएगा। अगला देखते हैं, 5वें नंबर की हम लोग विशेषता देख रहे हैं। 5वें नंबर की हम विशेषता देखें, अगर 5वें नंबर की हम लोग विशेषता देखेंगे तो देखिएगा, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य
अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। भूमध्य रेखा पर होती है। कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। देखिएगा इस लाइन को समझने यार। मान लेते हैं ये ग्लोब है और ग्लोब में ये दे रखी है भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पे इस प्रकार से आएगी, देखो ये इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार से आती हैं। तो जो सर्वाधिक दूरी आपको यहाँ पर दिखाई देगी, जो सर्वाधिक दूरी आपको दिखाई देगी तो कहाँ दिखाई देगी? भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर की अधिकतम जो दूरी आपको दिखाई देगी वो कहाँ दिखाई देगी? भूमध्य रेखा पर दिखाई देगी। इसके बाद में कुछ देखते हैं 0 डिग्री, जिसका नाम दिया भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा पर आपको 111.32 किलोमीटर। इसके बाद में दूसरा है नंबर भैया 30 डिग्री। 30 डिग्री पर आपको दिखाई देगी 96.5 किलोमीटर। उसके बाद में 60 डिग्री, 60 डिग्री पे आपको देगी 55.4 किलोमीटर दूरी। और उसके बाद में अगला देखेंगे 80 किलोमीटर पर आपको दिखाई देगी 19.4 किलोमीटर की दूरी देशांतर रेखाओं में। और उसकी बात करें ध्रुवों, तो ध्रुवों पर इनकी क्या होगी? शून्य दिखाई देगी। इनके मध्य की दूरी क्या? सारी देशांतर रेखाएं देखिएगा, ये देखो, ये देखो, यहाँ से तो देशांतर रेखाएं खिंच रही है, तो ध्रुवों पर इनकी कोई मध्य की दूरी ज़्यादा नहीं है। इनकी दूरी ध्रुवों पर जाकर कितनी हो जाती है? शून्य हो जाती है। 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है इस पर इनकी दूरी अधिकतम दिखाई देगी। इसके बाद में इस पे जो शून्य दिखाई देगी, और 30 डिग्री अक्षांश पर इसकी दूरी दिखाई देगी भैया 96.5 किलोमीटर। उसके बाद 60 डिग्री पर इसकी दूरी दिखाई देगी 55.4 किलोमीटर, और 80 डिग्री अक्षांश रेखा देशांतर रेखा पर इसकी देखी 19.4 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इसकी दूरी दिखाई देगी 0 किलोमीटर। ध्रुवों पर क्या होगी? 0 किलोमीटर की दूरी आप लोगों को दिखाई देगी। कितनी दूरी दिखाई देगी? 0 किलोमीटर की। तो ये दूरियां हैं, आरबीएससी बोर्ड में इतनी ही दूरियां दे रखी है। चाहे आप बुक देख लीजिएगा क्लास 11वीं की, उसमें भी यही दूरियां दे रखी हैं। तो आप लोग इन दूरियों को थोड़ा रट लेना। कभी को पूछ सकता है 30 किलोमीटर क्या 30 डिग्री अक्षांश के मतलब दो देशांतर के मध्य दूरी कितनी है? तो थोड़ा इनकी जो विशेषताएं मैंने बताई थी उनको आप रट लेना, ठीक है। उसके बाद में एक नया क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 2018 में पूछा गया है। थोड़ा हम लोग यहाँ चर्चा करते हैं प्रति ध्रुवस्थ बिंदु। क्या चर्चा करेंगे? प्रति ध्रुवस्थ बिंदु। देखिए भैया, प्रति ध्रुवस्थ बिंदु की हम चर्चा करेंगे। प्रति ध्रुवस्थ बिंदु या एंटीपोड, एंटीपोड या प्रति ध्रुवस्थ बिंदु की हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, ये मान लेते हैं ग्लोब है। ग्लोब में अपन ने एक रेखा मानी 0 डिग्री, जिसको क्या कहते हैं? प्रधान मध्य याम्योत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। इससे इधर की तरफ चलेंगे तो 180 खींचेंगे, इसके इधर की तरफ चलेंगे तो 180 खींचेंगे। तो भैया आप लोगों ने देखा कि जब हम ग्लोब में चले थे, इस प्रकार से ग्लोब हैं, इधर भी देख खींची अपन ने और इधर भी खींची। तो इधर खींची तो 180 और इधर खींची तो 180। टोटल इनकी कुल देशांतर रेखाओं की लंबाई, कुल देशांतर रेखाएं हैं वो कितनी आई भैया? 360 आई। कितनी? 180 पूरा पश्चिम और 180 पूरा पश्चिम, ठीक है। तो कितनी है? 360। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360 होती है। तो हम लोगों ने ये 0 डिग्री को एक प्रधान याम्योत्तर माना, प्रधान याम्योत्तर माना, प्रधान याम्योत्तर हमने 0 डिग्री को माना। तो ये तो ग्लोब है, ग्लोब में यहां से इधर खींचेंगे तो 180 और इधर खींचेंगे तो भी 180, क्योंकि ये 2 डायमेंशन, ये 3 डायमेंशन है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा से अगर हम लोगों ने इधर खींचा पीछे की तरफ
तो कितना आया 180। प्रति ध्रुवस्थ बिंदु की हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी ध्यान रखिएगा, ये बात चर्चा चल रही है यहाँ पर। प्रति ध्रुवस्थ बिंदु का मतलब होता है उल्टा, पीछे की तरफ, एंटीपोड। तो ध्यान रखिएगा, ये 0 डिग्री अपन ने यहां से खींची, इसके इधर से 180 खींची, इधर भी 180 खींची, इधर से अपन लोगों ने खींचा तो इसका नाम दे दिया पश्चिमी, और इधर से अपन लोगों ने दे दिया इसका नाम पूर्वी। तो दोनों जाकर पूरब पश्चिम कहें, या इसको पूरब कहें या इसको पश्चिम कहें, इसको कहें क्या? तो हम लोगों ने जब ग्लोब को यहाँ से काटा, जब हमने ग्लोब को यहाँ से काटा, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ग्लोब को यहाँ से काटा, ये 180 हो गया, और इसके आगे आपको जगह 0 डिग्री। जब हमने इसको यहाँ से काट दिया तो फैला देंगे, तो यहाँ से 0 डिग्री 180 हो जाएगा, और इधर भी 0 डिग्री 180 इधर हो जाएगा। ये दोनों तो मिले हुए हैं, यहाँ से 0 डिग्री 0 से 180 इधर खींचा, और 0 से 180 इधर खींचा। तो हम लोगों ने क्या खींचा? तो बात यही है कि दोनों तरफ अपन लोगों ने अगर 0 डिग्री का विपरीत प्रति ध्रुवस्थ बिंदु पूछे, अगर वो लोग, यहाँ चर्चा कर रहा हूं मैं, 2-4 क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं कि अगर 0 डिग्री का वो प्रति ध्रुवस्थ बिंदु पूछे, प्रति ध्रुवस्थ 0 डिग्री का प्रति ध्रुवस्थ बिंदु पूछें, तो 0 डिग्री का प्रति ध्रुवस्थ बिंदु होगा 180। 0 डिग्री का प्रति ध्रुवस्थ बिंदु पूछेगा तो 180। 20 डिग्री का प्रति ध्रुवस्थ बिंदु पूछेगा तो कितना होगा? 20 डिग्री का प्रति ध्रुवस्थ बिंदु पूछेगा तो टोटल तो 180 होना चाहिए, तो कितना होगा? 160। अगर वो 75, सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया है, 75 डिग्री पूर्वी का पूछें, अगर पूरब पश्चिम पूछे तो उल्टा करना है, अगर पूरब पूछे तो पश्चिम करना है, और पश्चिम पूछे तो क्या करना है? पूरब करना है। अगर 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ बिंदु पूछें तो आपको 105 बताना है, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए? 180। टोटल कितना होना चाहिए? 180। टोटल कितना होना चाहिए भैया? तो टोटल होना चाहिए 180। ध्यान रखिएगा, टोटल 180 होना चाहिए। प्रति ध्रुवस्थ बिंदु कह दो या एंटीपोड कह दो। अगर वो 65 का पूछता है कि 65 डिग्री का प्रति ध्रुवस्थ बिंदु क्या होगा, तो 65 डिग्री का प्रति ध्रुवस्थ बिंदु होगा 115। 180 होना चाहिए। 120 और 20 कितने और 60 कितने होते हैं? 180। तो कुल मिला के ये हैं कि प्रति ध्रुवस्थ बिंदु चर्चा में है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पूरब कहें तो पश्चिम, पश्चिम कहें तो पूरब, क्योंकि दोनों जाके मिलते हैं। 0 से अपन लोगों ने इधर 180 हैं, अब वो इधर 180 को इधर से भी अपन लोगों ने काउंट किया, इधर से भी अपन लोगों ने काउंट किया, लेकिन ये 3 डायमेंशन है, जबकि अपना मैप 2 डायमेंशन में बनता है। इस कारण से 180 इधर भी काउंट हुआ और 180 इधर भी काउंट हुआ। इस कारण से आगे प्रति ध्रुवस्थ वो बिंदु पूछता है, तो 180 में से अपन लोग को टोटल जो करना है वो 180 करना है। अगर वो 105 का प्रति ध्रुवस्थ बिंदु पूछे तो आप लोगों को कितना बचाना है? 65 डिग्री, 75 डिग्री, सॉरी 75 डिग्री। कितना आएगा? 75 डिग्री। टोटल कुल मिला के अपन को 180 करना है टोटल, क्योंकि टोटल 180 होती है। अपन काटते हैं तो 300, 180 इधर और 180 इधर हो जाती है। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू भैया, आज के लिए इतना ही।